गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री 47वें नंबर चैप्टर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। इस तरीके की हमारे चैनल पे एक लूसेंट सीरीज़ शुरू की गई है जो सभी वनडे एग्ज़ाम्स, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या फिर वो किसी भी राज्य के स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, अर्थात जैसे यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हरियाणा पीसीएस, इन सभी एग्ज़ाम्स के साथ साथ जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं आपके एसएससी, सीजीएल, इन सभी के लिए लूसेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और आपको पता है कि सीधे यहाँ से फैक्ट पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्ज़ाम में 60 से 65%, 70% तक प्रश्न यहीं से सीधे पूछे जाते हैं। तो हमारे चैनल पे इसकी जो है कि एक सीरीज चलाई जा रही है जो सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, अपडेटेड तरीके से, और यहाँ पे नए फैक्ट को भी ऐड किया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको यहीं से सारे नोटिफिकेशंस और वीडियो आपको यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाए। और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अगर चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं हम आज की क्लास का बिना किसी समय के जो है कि चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसमें कुछ फैक्ट दिए हुए हैं जिसको हमें समझना है किस किस कंटेंट्स में जो है कि हुए हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है कि इससे पहले हमने 1857 की क्रांति का मतलब कंप्लीट कर लिया था। कौन कौन से उसमें मेन कैरेक्टर थे, कहाँ कहाँ से वो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ, कहाँ कहाँ पे जो है कि सारी चीज़ें हुई, किसने उस दमन को दबाया। तो उसके बाद हम देखते हैं भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, जो एक लंबा चैप्टर रहेगा। इसमें इसको हम 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। जैसे पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था। मैंने बताया भी था कि सन्यासियों के द्वारा बंगाल में शुरू किया गया 1760 से 1800 ईस्वी तक। आपको याद होना चाहिए, इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा भी है। दूसरा, 1887 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है कि दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में कौन सी समिति इंग्लैंड में स्थापित की गई थी? भारतीय सुधार समिति, जिसका उद्देश्य था कि भारतीय संसद को, पार्लियामेंट को, जनता को यह परिचित कराना कि अंग्रेजों द्वारा क्या अत्याचार किया जा रहा है भारत में और भारतीय प्रशासन में सुधार लाने की आवश्यकता है। तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा 87 में किया गया। वहीं 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी तो अंग्रेजों को कहीं लगा कि ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हुई है, देखते हैं सरकारी मंच एक तरीके से बनेगा, यहीं पे सारी बातें होंगी, सारे विद्रोह यहीं पे आके रुकेंगे। लेकिन ऐसा कांग्रेस का कोई मंतव्य नहीं था। कांग्रेस अपने प्रचार प्रसार को लगातार फैला रही थी, लोगों तक जनमानस को जो है कि जागरूक कर रही थी, आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही थी। इसलिए धीरे धीरे अंग्रेज अधिकारी या प्रशासन, ब्रिटिश प्रशासन का जो है कि रुख क्या हुआ, बिगड़ता चला गया, अर्थात कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। और वहीं अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हम देखते हैं कि दादा भाई नौरोजी साहब ने और दत्त और वाचा, ठीक है, आरसी दत्त जिनका नाम है, रमेश चंद्र दत्त और वाचा साहब जो थे, इन्होंने धन निकास के सिद्धांत यानी कि ड्रेन थ्योरी जिसको हम कहते हैं, धन के निकासी का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दादा भाई नौरोजी ने धन पलायन का सिद्धांत अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। आपसे प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है कि धन का पलायन या धन निष्कासन की जो थ्योरी है ये दादा भाई नौरोजी की किस पुस्तक में दिया गया है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ध्यान दीजिएगा, इस पुस्तक को, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। आपसे कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि इस पुस्तक की रचना किसने की है, यह भी पूछ लेता है। इसी के साथ हम जरा यहाँ पर भी देख लेते हैं कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना को लेकर कुछ लोगों ने टिप्पणी की थी कि क्या कांग्रेस वाकई आंदोलन को जो है कि स्फूर्त करेगी, आंदोलन को प्रेरित करेगी, आज़ादी के लिए कुछ काम भी करेगी, या केवल राजनीतिक संस्था और सामाजिक संस्था बनकर रह जाएगी? तो जैसा सबसे पहले जो है कि डफरिन साहब थे, जो उस समय यहाँ पे गवर्नर जनरल थे, भारत के वायसराय थे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग में लगभग 70, 72, 75 लोग ही केवल शामिल हो पाए थे, पहली दूसरी कॉन्फ्रेंस तक, तीसरी कॉन्फ्रेंस तक, यानी कांग्रेस के पास जन समर्थन नहीं था। इसलिए डफरिन साहब ने कहा तो ये तो केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है, जो कुछ समय बाद ही खत्म हो जाएगी। वहीं लॉर्ड कर्जन 1905 तक जो रहते हैं वो कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। अर्थात कांग्रेस के पतन की बात कर्जन साहब भी कर रहे हैं। और अरविंद घोष क्या करते हैं, ये कहते हैं कि कांग्रेस 6 रोग से मरने वाली है, यानी कि टीबी। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जो उग्रवादी दल था, गरम दल था, जिसमें लाल बाल पाल, तो इसमें जो है कि आपके अरविंद घोष थे, लाल लाजपत राय थे और बिपिन चंद्र पाल थे, और इस तरीके से जो है कि ये लोग थे। तो ये लोग उदारवादियों से बहुत विरुद्ध रहते थे, उदारवादियों की नीति से बहुत मतलब संतुष्ट नहीं रहते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि कांग्रेस
टीबी रोग से मरने वाली है, क्योंकि कांग्रेस के बस की नहीं है कि हम भारत को आज़ादी दिला पाएँ या भारत के लिए कुछ अच्छा काम कर पाएँ। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या लिखा, इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग जो है कि केवल और केवल किसके भूखे हैं, राजनीतिज्ञ हैं, पदों के भूखे हैं। यानी कि कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि ब्रिटिश सरकार में बड़े बड़े पद हमें मिल जाएं और बाकी देश के लिए कुछ भी हमें नहीं करना है। अश्विनी कुमार दत्त ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, क्योंकि सामान्यतः ये लोग दिसंबर के लास्ट में 27-28 दिसंबर के आसपास 3 दिन तक ये लोग मीटिंग करते थे कि अगले साल से हमें कैसे जो है कि काम करना है, कैसे हमें भारत की आज़ादी के लिए गांव-गांव तक जाना है, क्या क्या कार्यक्रम करने होंगे। तो ये केवल कागजों में तो बात कर लेते थे, लेकिन व्यवहारिक स्तर पे, जमीनी स्तर पे लोग कुछ नहीं करते थे। इसलिए अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कि केवल 3 दिन का मेला या 3 दिन का तमाशा है। अच्छा, आगे देखते हैं हम सॉरी। लाला लाजपत राय ने तो और भी कड़क स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस जो है कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। यानी इन्होंने ये कह दिया कि कांग्रेस की उत्पत्ति लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई है, ताकि जो भारतीय जनता का जो आंदोलन है, जो गुस्सा है, जो विद्रोह है, वो कांग्रेस के मंच पर पहले आए और वहीं आकर रुक जाए, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करे, ताकि अंग्रेज अधिकारियों के खिलाफ कोई युद्ध ना हो, कोई विद्रोह ना हो। जो इससे पहले बहुत सारे विद्रोह, आदिवासी, जनजाति, किसान विद्रोह, श्रमिक विद्रोह, बहुत सारे जो विद्रोह हो रहे थे, वो सारे के सारे विद्रोह रुक जाए। तो ऐसा था। वहीं जो है कि बिपिन चंद्र पाल साहब भी कहते हैं, ये भी उग्रवादी हैं, कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है, यानी भीख मांगने वाली संस्था है। और इन्होंने ये भी कहा कि भीख मांगने पर अंग्रेज हमें कुछ भी नहीं देंगे, हमें लड़कर इन सब चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से कुछ स्टेटमेंट थे जो आपसे पूछे जाते हैं सामान्यतः, कि करजन ने क्या कहा कि शांतिपूर्वक मरने में सहयोग करूं, डफरिन ने कहा कि तो अल्पसंख्यकों का केवल प्रतिनिधित्व करती है, अरविंद घोष ने कहा कि टीबी रोग से मरने वाली है, लाला लाजपत राय ने कहा डफरिन के दिमाग की उपज है, अश्विनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का तमाशा है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के लिए निम्नलिखित में से यह स्टेटमेंट किसने कहा। आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपको पता जब नहीं होगा तो आप नहीं कर पाओगे। इसलिए ऐसे फैक्ट को आपको इग्नोर नहीं करना है, और जो फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो हमारे द्वारा बिल्कुल ही नहीं छोड़े जाएंगे। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया में जो है कि की गई थी पूरी बात। फिर हम देखते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश में जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहाँ पे जो चुनाव होता है, तो वहाँ पर पहले भारतीय कौन थे जो वहाँ चुनाव लड़ने के लिए गए थे, तो वो थे दादा भाई नौरोजी। और इन्हें लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिन्सबरी से 1892 में चुनाव जीता था, यानी जीत भी गए थे। सोचिए दादा भाई नौरोजी की क्या प्रतिभा थी, क्या उनके जो है कि एक तरीके से व्यक्तित्व था, आकर्षक व्यक्तित्व, जिसकी वजह से जनता जो है कि उनकी बातों को सुनती थी, उनके मुद्दों को सुनती थी, और इसीलिए उनको वहाँ पे जीत भी हासिल हुई। तो पूछता है कि हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। फिर लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की, और बंगाल विभाजन के जब निर्णय की घोषणा की गई तो उसके विरुद्ध में, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। कब की गई? 7 अगस्त 1905 को, क्योंकि बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया, और इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया और राखी दिवस के रूप में मनाया गया टैगोर जी के आह्वान पे कि सभी भाई बहन हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के हाथ में राखी बांधे, और साथ ही साथ वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि जैसे नारे लगाए गए, ताकि जनता एक प्रेरक रहे, उत्तेजक रहे। वहीं स्वदेशी आंदोलन का जो विचार था 1905 में जो आया, उसका विचार सर्वप्रथम के मित्र यानी कृष्ण कुमार मित्र ने अपने पत्र संजीवनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछ लेता है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया? संजीवनी के दिमाग में आया। जैसे अभी यूपी SSSC के द्वारा पेट का एग्जाम कराया गया, तो इसमें पूछ लिया गया कि स्वराज शब्द का विचार सबसे पहले किसके विचार में आया। तो जो ऑप्शन दिए हुए थे उसमें तिलक थे और भी 1-2 लोग थे। तो ऐसे प्रश्न पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ, ये तो पूछेगा ही, इसका विचार सबसे पहले किसके दिमाग में आया, तो ये भी पूछता है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। और वहीं आंध्र के जो डेल्टा इलाके थे, वहाँ पे स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम के आंदोलन से जाना जाता है। तो दोस्तों ये तो था अभी आपका कंटेंट। अगले पॉइंट को देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै ने किया, पूना व मुंबई में तिलक ने किया, और पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया। तो 2 ऑप्शन तो आपको इजीली पता होते हैं कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में पूना मुंबई में तिलक जी एक्टिव थे और पंजाब में लाला जी एक्टिव थे। लेकिन मद्रास में चिदम्बरम पिल्लै और दिल्ली में हैदर रजा, इनके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको याद होना चाहिए स्वदेशी आंदोलन दिल्ली में कौन कर रहा था। 1857 की क्रांति तो बहादुर शाह जफर बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली में हो रहा था, लेकिन 1905 का स्वदेशी आंदोलन हैदर रजा के नेतृत्व में था। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ कांग्रेस
का, तो इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की गई थी। लेकिन स्वराज का विचार नहीं दिया था, इसीलिए यूपी SSSC पेट के एग्जाम में स्वराज से संबंधित जो प्रश्न आया था थर्ड मीटिंग में, 16 तारीख की फर्स्ट मीटिंग में, वहाँ पर दादा भाई नौरोजी का ऑप्शन ही नहीं था। तो ये ध्यान देना है कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार स्वराज की मांग 1906 में किसने की? दादा भाई नौरोजी साहब ने की थी। और यहाँ पे देखिए, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए, और स्वराज की बात इन्होंने की थी। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, ध्यान देना 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ था, वहां उग्रवादी दल और उदारवादी दल में विभाजित हो गई थी और इस सम्मेलन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस के द्वारा की गई थी। आपसे दो सम्मेलन बहुत पूछे जाते हैं, 1907 की अध्यक्षता किसने की और 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जहां हिंदू मतलब कांग्रेस और मुस्लिम के बीच में विभाजन समाप्त हुआ, दूरी कम हुई, समझौता हुआ, साथ ही साथ उग्रवादी और उदारवादियों के बीच में भी जो विभाजन था वो समाप्त हुआ। तो विभाजन हो रहा है रासबिहारी बोस की अध्यक्षता में, लेकिन किसकी अध्यक्षता में यह विभाजन समाप्त होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, मतलब अगला पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध आमार सोनार बांग्ला गीत लिखा, जो यह बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। और स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए अश्वनी कुमार दत्त ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। जबकि अभी हमने पढ़ा के मित्र यानी कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में स्वदेशी का सबसे पहले विचार दिया गया। तो ये तो था, देखो आपसे संबंधित कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें। और वहीं अगर हम देखें कि 1893 का जो वर्ष था वो क्यों इंपॉर्टेंट था, तो देखिए दो तीन चीज़ें हैं बस आपको याद रखनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 1893 में क्या हुआ, स्वामी विवेकानंद ने जो है कि पहली बार अमेरिका के शिकागो नगर पहुंचे, वहां सर्वधर्म सम्मेलन जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहां उन्होंने जो है कि क्या किया, स्पीच दी। और इसी वजह से वहाँ उन्हें तूफ़ानी हिंदू भी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तूफ़ानी हिंदू कहा जाने लगा। और साथ ही साथ 1893 में ही 14 वर्ष की बाद योगीराज अरविंद घोष भारत की भूमि पर वापसी करते हैं और 1893 में ही उन्होंने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बना कि तूफ़ानी हिंदू किसे कहते हैं? विवेकानंद को कहते हैं। शिकागो सम्मेलन विवेकानंद के द्वारा मतलब वहाँ पे स्पीच दी गई 1893 में, और 1893 में ही अरविंद घोष के द्वारा न्यू लैम्प फॉर ओल्ड पब्लिश किया गया। तो यह भी पूछा जाता है। वहीं 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट भारत आती हैं और वो वाराणसी शहर में रहने लगती हैं और उन्होंने कहा, मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ, संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। और इन्होंने ही 1893 के बाद 1898 में जाके सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी बनारस में, जो आज CHS के नाम से जाना था, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध एक इंटर कॉलेज भी है यह। साथ ही साथ 1893 में ही महात्मा गांधी अब्दुल्ला सेठ नामक एक व्यापारी थे, उनके मुकदमे समझ दक्षिण अफ्रीका गए थे। और क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 का जो वर्ष है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है भाई, इसको भी आपको जानना जरूरी है। वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1893 के वर्ष में ही नासिक में चापेकर बंधुओं ने गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ एब्स्टेकल टू दी हिंदू रिलीजन स्थापित की थी। यानी एक ऐसी जो है कि संस्था स्थापित की थी, जो भी हिंदू रिलीजन धर्म में जो है कि ऑब्स्टेकल यानी कि चुनौतियां थी, उनको समाप्त करने के लिए चापेकर बंधुओं ने एक संस्था स्थापित की थी। तो दोस्तों ये तो पहला पार्ट था राष्ट्र स्वतंत्रता संघर्ष का। इस लंबा चैप्टर है, इसको हम 2 से 3 वीडियो में कवर करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो की अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बेल आइकन ऑन करके, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।